जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रीतम अकाडमी परिवार में। मैं हूं सूरज कुमार। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो हम लोग जो आपका आकांक्षा 40 का एग्जाम होने वाला है उसके लिए जो केमिस्ट्री का पेपर होगा आपका, उसका आज हम लोग कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन करेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे जो 2020 में आया हुआ प्रश्न सब है। और बेसिकली ये जो 2022 में आपका मॉडल सेट निकला था वो उसका सेट नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न आपका 41 नंबर का प्रश्न यहाँ पे देख सकते हो। क्या लिखा है? किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है? यानी सीधा सीधी बोलो, 10 क्लास का कॉन्सेप्ट आप लोग बना सकते हो। किस अभिक्रिया में हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है? तो 2 नंबर में देख रहे हो यहाँ पे H2 है, इधर जाके आपके पास H2 हो जा रहा है, इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, इसलिए 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर पर आधा लिखा है कि निम्न अभिक्रिया में से अपोजियोपचय अभिक्रिया। अपोजियोपचय अभिक्रिया का मतलब होता है रेडॉक्स रिएक्शन। तो कौन सा है भाई साहब? रेडॉक्स रिएक्शन किस में होता है? एक में या तो एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होता है। तो वो क्या होता है आपके पास? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा 10 क्लास में तो आपको याद होगा। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन है आपके पास, देख लो यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम इधर जाके मान लो इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, इधर देख लो आपके पास जल से इधर ऑक्सीजन हट जा रहा है, ये सिर्फ हाइड्रोजन बन जा रहा है, इसीलिए आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा। बेसिकली ये सब क्वेश्चन अगर आप 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से बना पाते ना तो आपका ज़्यादा सही होने के चांसेस होता, पर आपने तो पढ़ा नहीं। तो फिलहाल अभी इसी तरह से 10 क्लास से तुक्का मारने का काम करो। ठीक है, 43 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि उभय अपघटन अभिक्रिया। उभय अपघटन अभिक्रिया का मतलब होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, यानी वैसी अभिक्रिया जिसमें आयोनों का आदान प्रदान होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ पे 4 नंबर लिखा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 और यहाँ पे बेरियम सल्फेट यानी कि BaCl2। ठीक है, तो इसका जो रिएक्शन होता है ये आपके पास द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, क्योंकि इसको जब रिएक्ट कराओगे तो आपके पास बेरियम सल्फेट BaSO4 बनता है, प्लस का आपके पास क्या बन जाता है? HCl बनता है। तो यही आपके पास सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही जो है द्विविस्थापन अभिक्रिया शो करता है, आयोनों का आदान प्रदान करता है। 44 नंबर के प्रश्न में यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपच होने पर निम्न में से कौन से प्रकार की दवाई दी जाती है? तो अपच होने पर क्या होता है? हम उसको एंटासिड देते हैं। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सबको पता है ये क्वेश्चन, क्योंकि इजी क्वेश्चन था। ठीक है, लिखा हुआ है कि निम्न सूचकों में से कौन अम्ल क्षार सूचक नहीं? तो अम्ल क्षार सूचक यहाँ पे फेनोप्थिलीन है, लिटमस है, मिथाइल ऑरेंज है, ये सब है। तो इसीलिए ये सब आंसर में नहीं होगा, क्योंकि क्या पूछा कि कौन नहीं है, तो जो विनेला हो जाएगा यही से आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो होगा ये अम्ल क्षार सूचक नहीं होगा। 46 नंबर के प्रश्न आता है निम्नलिखित में से कौन 7 से कम pH देता है? यानी कि 7 से कम pH देने का मतलब क्या है कि देख लो वो अम्ल होगा। समझो, अगर 7 pH है तो वो उदासीन हो जाएगा, 7 से अगर ज़्यादा होता है तो क्या हो जाता है? वो आपका क्षार हो जाता है, 7 से कम होता है तो वो अम्ल होता है। तो आपको पता होगा कि रक्त जो होता है वो हमारा थोड़ी क्षारीय प्रकृति का होता है, तो इसीलिए तो ये तो होगा नहीं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो होता है वो करीबन 10 होता है, तो ये भी तो क्षार हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एक क्षार है, इसका में भी शायद 14 होता है इसका pH मान, तो ये भी तो होगा नहीं। पर जो यहाँ पे गैस्ट्रिक एसिड जो होगा ये हो जाए, क्योंकि ये जो होता है आपके पास गैस्ट्रिक अम्ल रस जो होता है ये आपका एक प्रकार का अम्ल होता है, तो इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो हम लोग 47 नंबर प्रश्न पर आता है। देखो 47 नंबर का प्रश्न लिखा गया निम्न यौगिकों में से कौन बेकिंग पाउडर का मुख्य अवयव है? तो बेकिंग पाउडर का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा होगा, जो कि आपका करेक्ट है। 48 नंबर प्रश्न आता है निम्न तत्वों में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है? एसिडिक ऑक्साइड, तो समझो जो आपके धातु होते हैं, धातु का जो ऑक्साइड होता है वो आपका देख लो यहाँ पे, अगर धातु है आपके पास, देखो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अच्छा से। ठीक है, अगर धातु ऑक्साइड है आपके पास तो धातु का जो ऑक्साइड बनता है वो आपके पास क्या बनता है? वो आपका क्षार धातु का ऑक्साइड जो होता है आपके पास वो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? क्षारीय ऑक्साइड बनाता है। लेकिन जो अधातु ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनाते हैं? अम्ल ऑक्साइड बनाते हैं। तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में अधातु होगा वही आपका क्या बनाएगा? एसिड ऑक्साइड यानी कि अम्ल ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो आपके पास मैग्नीशियम है, सोडियम, एल्यूमिनियम, ये सब क्या धातुएं हैं। तो धातुएं तो क्षारीय ऑक्साइड बनाते हैं, यानी कि ये तो ऑप्शन में होगा नहीं। बच्चा पोटेशियम एक अधातु है, इसीलिए आपके पास 3 नंबर ऑप्शन कट हो जाएगा, जो कि आपका अम्ल ऑक्साइड बनाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 49 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि एक विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है, उसका pH मान होगा। तो लाल से नीला बदल देता है, यानी वो क्षारीय होगा। क्षारीय कब होता है? जब 7 से उसका pH ज्यादा हो गया। 4 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, जो कि 9 हो जाता है। अगर ये लाल से नीला कर देता, मतलब नीला से लाल बन देता, तो वो क्या होता है? अम्ल हो जाता है। तब उस सिचुएशन में क्या हो जाता है कि उसका जो हो जाता है वो 7 से कम होता है उसका pH मान। ठीक है, चलिए हम लोग 50 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो 50 नंबर प्रश्न लिखा हुआ है कि सोडियम एसीटेट का जलीय घोल देता है। सोडियम एसीटेट का जल घोल क्या देता है? तो भाई साहब मतलब समझो, सोडियम एसीटेट का जलीय घोल क्या देता है? इनमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि देखो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ये एक प्रकार का क्षार ही होता है सोडियम एसीटेट, जो कि आपके पास लाल लिटमस को क्या करता है? नीला कर देता है। और अगर क्षार को आप लोग मिथाइल ऑरेंज में डाल दोगे तो वो हल्का हल्का पीला हो जाता है, यानी ये भी सही है। फिनोप्थिलीन में डालोगे तो वो हल्का हल्का गुलाबी हो जाता है, तो ये भी सही है, यानी कि इनमें से सभी आपका सही करेक्ट हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 51 नंबर के प्रश्न आते हैं निम्नलिखित धातुओं में
में से कौन तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर हाइड्रोजन मुक्त नहीं करेगा। तो इससे ये सक्रियता श्रेणी का क्वेश्चन है। सक्रियता श्रेणी क्वेश्चन यानी कि क्या कह रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से कौन आपका क्या करेगा, कौन सा ऐसा धातु है जो हाइड्रोजन गैस नहीं निकाल पाएगा। आपने पढ़ा है कि अगर आप लोग अम्लों को धातु के साथ रिएक्ट कराते हो तो वो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। तो वो तभी देगा जब आपके पास जो भी आपके पास यहाँ पे आपके पास अम्ल है उससे एक अधिक अभिक्रियाशील आप लोग धातु डालोगे तभी निकाल पाएगा, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पे देख लो कि आपके पास यहाँ पे आपके पास तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील यहाँ पे जो भी होगा वो क्या कर पाएगा, हाइड्रोजन मुक्त कर पाएगा, और जो कम अभिक्रियाशील होगा वो नहीं कर पाएगा। पर उसके लिए आपको सक्रियता श्रेणी आनी चाहिए, जो कि आपके पास होता है, पहले होता है सोडियम, पहले होता है पोटेशियम, फिर होता है सोडियम, फिर होता है कैल्शियम, फिर आपके पास मैग्नीशियम होता है, फिर आपके पास मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम होता है, फिर जिंक होता है, फिर Fe होता है, फिर Pb होता है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोजन होता है, उसके बाद कॉपर होता है, उसके बाद Hg होता है, उसके बाद Ag होता है, उसके बाद Au होता है। तो हमें हाइड्रोजन से कम चाहिए, तो हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन से कम कौन होता है, देख लो यहाँ पे कॉपर होता है, Hg होता है, Ag होता है, Au होता है। तो ऑप्शन में यहाँ पे जो आपके पास सिल्वर दिख रहा है Ag, जो कि आपके पास सही है, क्योंकि Ag जो होता है वो हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है, तो ये तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्ट करेगा ही नहीं, ठीक है। तो 4 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जिसका आंसर वो हाइड्रोजन नहीं दे पाएगा। प्रगलन की प्रक्रिया खाली घर से निष्कर्षित से संबंधित है, निष्कर्षण से संबंधित है, ठीक है। तो प्रगलन की प्रक्रिया जो है वो याद रख लीजिएगा, जो आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके पास जो आपके पास तांबा दिख रहा है इससे संबंधित हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग 53 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि निम्न धातुओं में से किस मिश्र धातु, कौन सी मिश्र धातु या फिर बोलो किसकी मिश्र धातु हल्की होती है जिसका उपयोग हवाई जहाज बनाने के लिए किया जाता है। तो आपको पता होगा कि एल्यूमिनियम का उपयोग करते हैं, ठीक है, क्योंकि एल्यूमिनियम का जो होता है मिश्र धातु हल्का होता है और इसके ही उपयोग हम लोग करते हैं और थोड़ा ड्यूरेबल भी होता है ये, ठीक है। 54 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्नलिखित धातुओं में से कौन एसिडिक ऑक्साइड बनाता है। लो फिर से क्वेश्चन आ गया, एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाएगा, सीधा सीधी बात है, जो आपका क्षार होगा। तो एसिडिक ऑक्साइड कौन है, गंधक। गंधक जो होता है वो क्षार होता है, इसलिए आपके पास सही आंसर हो जाएगा। गंधक का मतलब होता है सल्फर, ठीक है। बाकी ये मैग्नीशियम, सोडियम, हीलियम, ठीक है, ये सब तो होगा नहीं, तो ऐसे आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन आपका 54 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। लिखा कि निम्नलिखित में से कौन तत्व हवा से स्वतः जल जाता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन तत्व हवा में स्वतः जल जाता है। तो आप अगर आप लोग मैग्नीशियम को अगर निकालोगे हवा में तो वो जल जाता है, इसलिए आपके पास 1 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा मैग्नीशियम। 55 नंबर का आपके पास कंप्लीट हो चुका है। चलिए 56 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लेकिन कि एक तत्व ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर उच्च गलनांक के एक यौगिक बनाता है, यानी ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर क्या करता है, वो एक उच्च गलनांक का एक यौगिक बनाता है। यह यौगिक जल में विलय है और साथ ही साथ वो जो यौगिक बनता है वो जल में विलय है, यह तत्व संभवतः है। तो वह तत्व क्या है भाई साहब, जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा। तो याद रख लीजिएगा, जब आपके पास सही आंसर हो जाएगा वो आपके पास कैल्शियम हो जाएगा, इससे कराओगे तो वो ऐसा बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 57 नंबर प्रश्न लिखा है कि खाना रखने वाले डिब्बे टीन से विलेपित रहता है, जस्ता से नहीं, क्यों, यानी खाना खाने का जो डब्बा होता है जिसमें खाना पैक होता है उसमें टीन का लेपन किया जाता है, ठीक है। और टीन का लेपन किया जाता है, ठीक है, पर टीन की जगह पे जस्ता का क्यों नहीं किया जाता है, जिंक का क्यों नहीं किया जाता है। तो देखिएगा बात यहाँ पे ऐसा है कि जो जस्ता होता है वो सक्रियता श्रेणी में टीन से ऊपर आता है, यानी कि टीन से अधिक अभिक्रियाशील है इस कारण से, ठीक है। तो खान को खराब कर देगा या जहरीला बना देगा, इस कारण से क्या किया जाता है, कम क्रियाशील तत्वों का रखा जाता है, यानी कि टीन को रखा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि जस्ता टीन से अधिक अभिक्रियाशील, यानी कि 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 58 नंबर के प्रश्न पर बढ़ते हैं, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है कि C2H6 आणविक सूत्र में से इथाइन में है, यानी कि आपको पूछा कितने सहसंयोजी आबंध है, यानी कि कितने कोवलेंट बॉन्ड है। तो देख लो मैं यहाँ पे C2H6 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये कुछ इस प्रकार से होता है। अगर आप लोग 10th क्लास में पढ़े हो तो पता होगा आपको, इस प्रकार से होता है। तो देख लो कितनी डंडियाँ दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 सहसंयोजी आबंध होंगे। 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 59 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि खाना बनाते समय यदि बर्तन के नीचे का भाग बाहर से काला हो जाता है, इसका तात्पर्य है कि वो जो ईंधन होगा वो पूर्ण रूप से नहीं जल रहा है, यानी कि 2 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अब बढ़ते हैं 60 नंबर के प्रश्न पर। 60 नंबर क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है कि न्यूलैंड्स के अष्टक नियम के अनुसार 2 एक समान तत्वों के बीच x तत्व है, तो x का सही मान निकाल, यानी कि न्यूटन ने बोला था, याद करो, कि जो आपके पास पहला एलिमेंट है और जो पहला एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आता है उन दोनों का जो होता है प्रॉपर्टी वो समान होता है। पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, उनका गुणधर्म आपस में समान होता है, यानी कि एक प्रकार के तत्व होते हैं। तो उसके बीच में, यानी कि पहला और 8वें एलिमेंट के बीच में कितने तत्व वही पूछा है, उसको वही x और उसी मान निकालना है। तो बेसिकली
1 और 8 के बीच में, यानी कि पहला और 8वें तत्व के बीच में कितने एलिमेंट होंगे? यहाँ पे दूसरा एलिमेंट होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां होगा। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट और होंगे 1वें और 8वें तत्व के बीच में, ठीक है ना। तो यहाँ पे 6 नंबर का ऑप्शन, 1 नंबर का ऑप्शन कट हो जाएगा, जिसमें x = 6 निकल कर आया, ठीक है। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन आते हैं। लिखा हुआ है कि बेमेल तत्व का चयन कीजिए, यानी कि ऑड एलिमेंट का चयन करना है, यानी कि इसमें से कौन सा अलग है वो चॉइस करना है। तो भाई साहब याद कीजिए, अगर आपके पास में ग्रुप 2 की बात करूँ, जो आपके पास अगर आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो, तो जो ग्रुप नंबर 2 होता है, जिसका एक बहुत ही अच्छा सा ट्रिक होता है, बेटा मांगे स्कूटर बट नहीं, बेटा मांगे कार, स्कूटर बाप राजी, SR बाप राजी, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे BA MG हो गया, CA हो गया, SR हो गया, BA हो गया, यहाँ पे यहाँ पे आपके पास RA हो गया। तो बेसिकली मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ, BA MG CA SR BA RA। तो बेसिकली देख लो, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास कैल्शियम दिया होता है, तो कैल्शियम यहाँ पे है, ठीक है, इस ग्रुप 2 में, ठीक है। यहाँ पे देख लो आपके पास स्ट्रेंशियम भी है, जो कि आपके पास देख सकते हो, SR है आपके पास। और साथ ही साथ देख लो यहाँ पे मैग्नीशियम MG, तो आपको शुरू में ही दिख रहा है, यहाँ पे है। तो ये तीनों का तीनों ग्रुप 2 का एलिमेंट है, लेकिन ये जो आपके पास पोटासियम ये नहीं है, इसलिए आपके पास यही आपके पास सही आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। चलिए हम लोग 62 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखो यहाँ पे 62 नंबर के प्रश्न लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु संख्या वाला तत्व का अभिलक्षण धात्विक होगा, यानी कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु संख्या वाला तत्व एक अभिलक्षणिक धात्विक होगा। तो भाई साहब इसका जो सही आंसर हो जाएगा, अगर आपको पता होगा, अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही तो वो हो जाएगा आपके पास 16, जो कि आपके पास सल्फर होता है, ठीक है। ये 20 तो कैल्शियम होता है, ये तो होगा नहीं आपके पास। ये 12 ये तो होगा नहीं। या फिर 13 जो आपके पास परमाणु संख्या होता है, उसको तो होगा नहीं। एल्यूमिनियम जो कि होता है 12 का, तो मैग्नीशियम का होता है, तो ये सब होगा नहीं, ठीक है। कैल्शियम आपके पास, सल्फर सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 63 नंबर के पास में। लिखा हुआ है कि आवर्त तथा समूह की दिशा में तत्व की रासायनिक अभिक्रिया के लिए सही कथन चुने, यानी कि आवर्त तथा समूह के लिए जो सही इसका अगर कथन की मैं बात करूं, तो जो यहाँ पे दिख रहा है कि किसी समूह की दिशा में बढ़ती है, यानी कि क्या हो जाएगा, किसी समूह की दिशा में बढ़ती है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक प्रॉपर्टी की अभिक्रियाशीलता समूह की दिशा में बढ़ती है, ठीक है, याद रख लीजिएगा बात। चलिए 64 नंबर पर आते हैं। लिखा हुआ है कि एक आवर्त सारणी में किसी आवर्त सारणी में आवर्त के बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाया जाता है, तो जो प्रवृत्ति देखी जाती है उसके लिए सही कथन का चयन नहीं कीजिए, चयन नहीं करना है, ठीक है। सही कथन सही नहीं है, फिर बोलो कि इसके लिए कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, आपको ये बोलना है। तो भाई साहब यहाँ देखो, लिखा कि तत्व प्रकृति में कम धात्विक हो जाते हैं, ये तो सही है भाई साहब, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि होती है, ये भी बात सही है भाई साहब। ये तो यानी कि ये सब ऑप्शन नहीं होगी, सब सही बोल रहा है, इसलिए सब सही आंसर नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, ऑक्साइड अधिक अम्लीय होते हैं, तो भाई साहब ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये भी सही बोल रहा है, इसीलिए आपका ये सही आंसर नहीं होगा। पर जो आपके पास यहाँ पे जो 3 नंबर लिखा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स अधिक आसानी से खोते हैं, कोई भी परमाणु जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं खोता है भाई साहब, इसलिए 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, यही सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर पास में लिखा है कि तत्व X सूत्र HCl का क्लोराइड बनाता है, यानी कोई एक ऐसा तत्व है X जो क्लोरीन से रिएक्ट कर यानी कि HCl2 बनाता है, ठीक है, जो उच्च गलनांक वाला ठोस है, जो क्या है, उच्च गलनांक वाला ठोस है, ठीक है। और साथ ही साथ X संभवतः आवर्त सारणी में खाली घर के समान समूह में रहेगा। तो किस समान समूह में रहेगा, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो क्या हो जाएगा, उस टाइप का जो होता है वो आपका मैग्नीशियम यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीशियम ही एक ऐसा यहाँ पे एलिमेंट है जो MgCl2 बनाएगा, जो कि एक उच्च गलनांक वाला आपके पास ठोस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग 66 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोलाइट्स है, कौन इलेक्ट्रोलाइट्स है भाई साहब, तो अम्ल, क्षार तथा लवण, ये तीनों का तीनों होते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आते हैं, जो पदार्थ अम्ल तथा क्षार दोनों के रूप में कार्य करता है वो कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है, आपके पास उभयधर्मी कहलाता है। 3 नंबर क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, Al2O3, गैलियम ऑक्साइड, सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए 68 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। लिखा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जल का रोगाणुनाशक किया जाता है, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में जल का रोगाणुनाशक क्या होता है भाई साहब, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो आपके पास क्लोरीन होता है, क्लोरीन द्वारा हम लोग जल को छान सकते हैं, ठीक है। तो यही सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा है कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा होती है, तो आपके पास 3 नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन था, 9 क्लास का क्वेश्चन था, ठीक है। 70 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सुचालक परंतु विद्युत
का कुचालक, यानी कि कौन ऊष्मा का तो चालन करता है पर विद्युत का चालन नहीं करता है, यानी कि कुचालक होता है, तो वो अभ्रक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग 71 नंबर के प्रश्न में। लिखा हुआ है कि विद्युत अपघटन के नियम को प्रतिपादित किया था, तो विद्युत अपघटन के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो भाई साहब फैराडे ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 72 नंबर के प्रश्न पे। यहाँ पे लिखा है कि नमक तथा बालू के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, तो ये भी देखा जाए तो 9th क्लास का ही क्वेश्चन है। ठीक है, उससे आप लोग बना सकते हो, तो याद रख लीजिएगा जल में घोलकर हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नमक घुल जाएगा पर बालू नहीं घुलेगा, इसका आंसर आप लोग बाद में फिर निकाल सकते हो, छान सकते हो। अच्छा, लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्ध्वपातन का गुणधर्म प्रदर्शित करता है या फिर प्रदर्शित करता है, तो जो आपके पास कर्पूर होता है ये सब्लिमेशन का रिएक्शन शो करता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो आपके पास नेक्स्ट प्रश्न है, लिखा है कि निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है, तो निम्न में से कौन सबसे हल्की धातु है, तो अगर आपको पता होगा तो क्या हो जाएगा आपके पास लिथियम, यहाँ में से सबसे हल्का है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 नंबर से लिखा है कि एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण एक्स है, तो एल्यूमिनियम का जो महत्वपूर्ण एक्स होता है वो क्या होता है आपके पास, बॉक्साइड होता है। जी हाँ, सही समझ रहे हो, 1 नंबर क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आग बुझाने में किस गैस का उपयोग किया था, सीधा सीधी क्वेश्चन पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का 3 नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर के प्रश्न पर आते हैं, जो कि आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन रेडियो निष्क्रिय रेडियो निष्क्रिय कौन है, तो यहाँ पे कौन जो है रेडियो निष्क्रिय गैस है। ठीक है, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव यहाँ पे है कोई। ठीक है, एलिमेंट्स वगैरह है, तो भाई साहब यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपके पास यूरेनियम तो होता है, थोरियम भी होता है, प्लूटोनियम भी होता है, पर जर्मेनियम नहीं होता, यानी कि 4 नंबर का क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन आता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नाइट्रेट बनाने में सामान्य ताप पर निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करती है, तो भाई साहब यहाँ पे मैग्नीशियम, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है यहाँ पे सोना विलय है, तो आपने सुना होगा अम्लराज एक्वारेजिया, इसी से सोना को साफ किया जाता है, तो यही होता है। ठीक है, अब एक्वारेजिया में किस किस अम्ल का मिश्रण होता है और कितना अनुपात में होता है ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, 80 नंबर क्वेश्चन आता है, ये लिखा हुआ है कि कौन अधिक सक्रिय हेलोजन है, तो निम्न में से कौन सबसे सक्रिय हेलोजन है, तो आप लोग 11 क्लास में जाके पढ़िएगा, पूरा प्रोडक्ट टेबल में जो फ्लोरीन होता है वो सबसे बेमान तत्व है। ठीक है, तो ये आपके पास सही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने केमिस्ट्री का सेट 2 कवर कर दिया। आप मैं सेट 3 का वीडियो ले लूँगा, टेंशन लेना आपको। ठीक है, अभी तुरंत थोड़ा देर बाद वीडियो मिल जाएगा आपको। ठीक है, 3 घंटा बाद मिल जाएगा, जैसे आप लोग को इस वीडियो मिलेगा उसके बाद 3 घंटा बाद। ठीक है, तो मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।